जय गौ माता, जय गोपाल। साथियों, आज मैं अपने फार्म में एक बार फिर से हूँ और मैं आपको कुछ खास बातें बताना चाहता हूँ, क्योंकि पहला फेज़ लगभग पूरा हो चुका है माटिया इंडिया फार्म्स का। और आप लोग देखेंगे कि ये जो हम लोगों ने पहले फेज़ में काम किया है, खंबे लगाकर सीमेंट के लगभग 9 फीट के खंबे हैं और जाली हमने कंप्लीट कर ली है। और जाली के हमने ऊपर और बीच में एक तार का भी दिया है और कुछ कुछ जगह पर आप देख रहे होंगे हमने इस तरीके से सपोर्टर के रूप में भी खंभों को दिया है। और ऐसा हमने करीब करीब 15 से 20 जगह पर ऐसा किया है। तो लगभग जो हमारी खर्चा हुआ है इस लगभग 1 एकड़ के इस एरिया में, जाली का, सीमेंट के खंभों का, लेबर का और ढुलाई का जितना भी खर्चा हुआ है वो लगभग 1.85 यानी 1,85,000 रुपये का हमारा एक खर्चा हुआ है। ये कुल लागत है इस पर पहले फेज़ की हमारी। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि और कैसे कम से कम खर्चे में हम लोग आगे की हमारी प्रक्रिया रहेगी, हमारा नेक्स्ट फेज़ क्या रहेगा। क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है, सब कुछ अभी कर नहीं सकते, लेकिन जो जो हम कुछ कर सकते हैं वो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो जो हमारा दूसरा फेज़ रहेगा उसमें हम लोग प्लांटेशन पर फोकस कर रहे हैं। हम लोग इस जो ये बाउंड्री है, जितनी भी बाउंड्री है यहाँ से लेके यहाँ तक, या आप चारों तरफ जो भी देख रहे हैं, हमने चयनित किया है कि हम 3 से 4 तरह के प्लांटेशन यहाँ पर करेंगे, जिसमें सहजन रहेगा, यानी कुछ लोग इसे मोरिंगा या ड्रम स्टिक के नाम से भी जानते हैं। हम लोग नीम का प्लांटेशन यहाँ पर करेंगे और भी 2-3 तरह के प्लांटेशन हम लोग यहाँ पर करने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें से कुछ पेड़ बढ़ के भी रहेंगे और 2-3 प्लांट जो है वो पीपल के भी रहेंगे। तो जो इस बाउंड्री के किनारे रहेंगे, और जो इसमें से जो सहजन की खूबी है, सहजन और नीम थोड़ा जल्दी हो जाते हैं। सहजन आपको अगले 6 महीने में उसका आप पत्ते भी कट कर सकते हैं, उसकी फलियां भी ले सकते हैं और आप उन गायों को भी खिला सकते हैं। तो सहजन एक मेडिसिनल प्लांट के रूप में भी काम करता है। तो हमारा सेकंड फेज प्लांटेशन पर रहेगा, जो अगले 2-3 दिन में शुरू हो जाएगा। और वो हमारा किसकी गाइडेंस में होना है, ये भी बहुत ज़रूरी है कि कैसे कैसे प्लांटेशन लगाना है। और सहजन में भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती है। तो वो हमारा भूमि नेचुरल फार्म के अभय रोड है, उनके पूरे सानिध्य में, उनकी गाइडेंस में हम लोग ये पूरा प्लांटेशन कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे मित्र भी हैं और हमारे गाइड भी हैं खेती में और ऑर्गेनिक फार्मिंग में। एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूं कि जब भी आप गौ आधारित फार्म, ऑर्गेनिक फार्मिंग, गौशाला, डेयरी फार्मिंग, इस तरह के काम पर जब भी आप फोकस करें या जब भी आप शुरू करना चाहते हैं, तो एक चीज़ का बहुत ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कौन सी ब्रीड अब कहाँ अच्छी मिलेगी, उस पर आप फोकस करें, क्योंकि अच्छी ब्रीड ही आपको अच्छी संतति देगी और वही फिर आपके फार्म का फ्यूचर तय करेगी। अगर आपने शुरुआत में इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा ज़्यादा खर्च कर दिया तो आपके लिए ये एक घाटे का सौदा हो जाता है। फिर आपको अपना फार्म को एक फीजिबल मॉडल में तब्दील करने में दिक्कत आती है। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि वो बड़े बड़े शेड बना देते हैं, ह्यूज शेड बनाते हैं, उसमें 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, मैंने देखा 10-10 करोड़ लोग रुपए खर्च सिर्फ शेड डिजाइनिंग, शेड बनाने को लेकर या इंफ्रास्ट्रक्चर पर करते हैं। लेकिन वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। जो बाउंड्री बनाते हैं उसमें भी बहुत खर्चा कर देते हैं। हमने जैसे कोशिश की कि हम कम से कम, हमने बहुत मार्केट में रिसर्च किया, हमने कई लोगों से बात की। मैं अक्सर बहुत सारे फार्म्स में जाता हूँ, पूरे देश में घूमता हूँ, तो वहाँ उन फार्म की रिसर्च के बाद मैंने तय किया कि हम तार बाड़ी और सीमेंट के पिलर्स के साथ जाएंगे, ताकि वो हमारी मजबूती भी रहे और एटलीस्ट 5-10 साल हमको वो एक सही मॉडल के रूप में स्थापित हो हमारे लिए। लेकिन अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि इसकी जगह पर या तो सीमेंट का वॉल लगाएंगे, ऊंची ऊंची 6-6, 7-7 फीट, या प्रीकॉस्ट वॉल, एक आजकल आता ही है कि वो बने बनाए उसके सीमेंट के पीसेस होते हैं, वो लेकर आते हैं और वो लगाते हैं। अब उसमें सोचिए, उसकी भी हमने कैलकुलेशन की। वो कैलकुलेशन क्या थी कि लगभग इतने पर ही, जितना हमारा लगभग 1.85 का खर्चा आया है इस वाले हिस्से में, तारबाड़ी में, उसमें खर्चा था लगभग 6 लाख रुपए। अब आप सोचिए 3 गुना ज़्यादा खर्चा सिर्फ तारबाड़ी पर हो रहा था। और इतना ही खर्चा जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आप हर काम फिर सीमेंट, ईंट, बजरी, लोहा, आप फार्म के अंदर और भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप करेंगे, आप शेड बनाएंगे, आप वहाँ पर लेबर क्वार्टर बनाएंगे, आप वहाँ पर अपने रहने के लिए बनाएंगे,
और बहुत सारी चीज़ें जो जो आप करना चाहते हैं फार्म के अंदर, अगर वो सब बनाएंगे तो फिर आपका खर्चा उतना ही बढ़ जाता है। आप समझे 25 से 30 लाख रुपए फिर से आपका खर्चा होगा अंदर का। और फिर आखिर में आप गलती क्या करते हैं, सबसे आखिर में आप ये तय करते हैं कि आप गाय पर फोकस करते हैं। सबसे आखिर में डिसीजन लेते हैं कि आपको गाय कौन सी लानी है और कहाँ से लानी है और कितने की लानी है। अब वहाँ पर गलती आप क्या करते हैं कि आप सबसे सस्ती गाय ढूंढते हैं। आपको सस्ती गाय ढूंढते हैं, आपको ये पता नहीं होता कि उसकी क्वालिटी कैसी है, वो किस नस्ल की है, उसमें कोई डिजीज़ तो नहीं है। तो फिर जब आप सस्ती गाय ढूंढते हैं तो वहीं पर आप मुश्किल में फंस जाते हैं। आपको पता नहीं लगता कि वो कितनी प्योर है, वो क्रॉस ब्रीड तो नहीं है, उसकी मिल्क कैपेसिटी कितनी है, वो कौन से ब्यात में है, किस ब्यात पर आपको फोकस करना है, वो हीफर है या वो फर्स्ट टाइमर है या वो 5वीं 10वीं ब्यात में है। तो ये गलतियां आदमी करता है, और जब ये गलतियां करता है तो फिर वो धीरे धीरे लॉस में जाता है। और इस देश में समस्या यही है, इस देश में डेयरी सेक्टर पर, गौशाला पर या इस तरह का जो प्रकल्प पर, मल्टीलेयर प्रकल्प पर जो लोग काम करते हैं वो फेल इसलिए होते हैं कि वो ध्यान नहीं देते, एक रूपरेखा तय नहीं करते। और वो जब फेल होते हैं तो उसके लक्षण सबसे पहले यही होते हैं कि वो अपनी ब्रीड पर फोकस नहीं करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं तो लॉस होना तय है, क्योंकि वो कभी भी अपनी रकम को निकाल नहीं पाते हैं। जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है कभी भी वो रिवाइव नहीं कर पाते हैं। तो ये बेसिक कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि जब भी आप कोई भी फार्म स्टार्ट करें, जब भी आप एग्रो टूरिज्म के किसी मॉडल पर काम करें, तो आपको सबसे पहले अपना बजट तय करना है कि आपको मैक्सिमम या मिनिमम कितना खर्चा करना है और वो कितना खर्चा आपको किस किस चीज़ पर करना है। आपको पॉइंटर बनाइए कि आपको इतने रुपए इस पर खर्च करने हैं, इतने रुपए इस पर खर्च करने हैं और इतने रुपए आपको गाय पर खर्च करना है या किसी और भी ब्रीड पर खर्च करने हैं। तो ये हमेशा ये तय करिए, एक रूपरेखा बनाइए, और जब आप रूपरेखा बना लेते हैं तो आप अपना फिर खर्चा भी उस हिसाब से तय कर लेते हैं। फिर जब सब कुछ रेडी हो जाता है तो फिर आप फोकस करिए कि मार्केटिंग कैसे करनी है, आपको अपना प्रोडक्ट कैसे बेचने हैं, आपको कस्टमर्स कैसे इनवाइट करने हैं, आपको टूरिज्म कैसे डेवलप करना है। ये सब चीज़ें आपको पहले से तैयार करनी पड़ेगी। देखिए, जब भी कोई फार्म आप शुरू करते हैं या गौशाला शुरू करते हैं तो चारा बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और चारा अगर आप पहले लगा लेंगे, गाय लाने से 2-3 महीने पहले, तो आप नुकसान में नहीं रहेंगे, आपको पहले दिन से चारा अपने फार्म से मिलेगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये ज्वार की वैरायटी है और लगभग इस वक्त आप 10 से 12 फीट ये ज्वार का चारा हो चुका है। हम लोगों ने इसे मई जून में लगाया था और ये एक बार की कटान वाला ज्वार की वैरायटी है और अच्छा पोषक तत्व है इसमें। और इसकी जब आप, ये हमारे गांव में प्रसिद्ध है कि जब आप इसे अगर खिलाते हैं तो आपके दूध में पीलापन बहुत अच्छा हो जाता है। आपको किसी तरह का कोई दाना वाना खिलाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका ज्वार का चारा अगर आपने 15 दिन खिला दिया अपने गाय को, अपनी भैंस को, तो आप में फैट लेवल बढ़ जाता है और उसका जो पीलापन है, सफ़ेद अगर आपका दूध आ रहा है पहले गाय का, तो पीलापन आपका 15 दिन में पीलापन शुरू हो जाएगा गाय में और अच्छा पोषककारी आपका दूध हो जाएगा। तो ये ज्वार की एक वैरायटी है। अमूमन इसे बीज में ऐसे छिड़काव करके ये लगाया जाता है, तो ये वही वैरायटी यहाँ पर लगाई गई है। तो अब आप देखेंगे कि बहुत अच्छी हुई है। और जबकि यहाँ पर जो लोग छोड़ देते हैं अपने गाय बच्चे हैं, उन लोगों ने बहुत नुकसान पहुँचाया है इसको, लेकिन फिर भी ये अच्छी खासी इसकी पैदावार हुई है और इसने अच्छी लंबाई ली है। हालांकि आप ये देखेंगे, आप ये जब ये स्थिति हो जाती है, ये आप देखेंगे ये, तो इसका मतलब अब ये ज्वार पक गई है। तो मई के महीने में ये लगी थी, मई एंड में, तो तब से अब तक लगभग ये टाइम लेती है, 1.5 महीने में आपका रेडी हो जाती है। और इसका मतलब है, सिग्नल मिल गया कि अब ये पक चुकी है। तो एक बार में कटान हो जाएगी आपकी फसल और ये आपके गायों के काम आ जाएंगी। तो जैसे हमने अभी ये ज्वार लगाया है, वैसे हम लोगों ने नेपियर की वैरायटीज़ भी लगाई है और अब कुछ दिन में मोरिंगा भी लगाएंगे। तो मोरिंगा की मेडिसिनल वैरायटी भी हमारे पास रेडी हो जाएगी। तो जब हमारी गायें नवंबर महीने में या अक्टूबर में आएंगी तो उनके लिए पहले से चारे की हर तरह की व्यवस्था हमारे फार्म में रहेगी। सूरज का डूबना और उगना हमेशा एक उम्मीद देकर जाता है और ये उम्मीद मेरी हमेशा मेरा परिवार रहा है। और आज माटी इंडिया फार्म्स में मेरी पत्नी श्वेता और मेरी बेटी अंबालिका दोनों आए हैं और ये इनके लिए भी एक सरप्राइज़ है, क्योंकि मैंने कभी इनको ये नहीं बताया कि हम माटी इंडिया फार्म की शुरुआत कर रहे हैं, और वो भी गाज़ियाबाद में, दिल्ली के इतने नज़दीक। जब इनको मैं आज लेकर आ रहा था तब ये चौंक पड़े कि हम लोग अपने फार्म में जा रहे हैं जो जल्दी एक मूर्त रूप लेने वाला है। तो अंबालिका, कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा।
हाँ। तो आपने क्या यहाँ पर के लिए क्या प्लान बनाया है? खेलने के। खेलने के लिए गायों के बीच में खेलोगी? हाँ। कौन सी गाय आपको अच्छी लगती है? गिर। गिर, सबसे अच्छी गिर। हाँ। थार पारकर वो भी अच्छी लगती है। और जर्सी और एचएफ नहीं क्यों क्यों नहीं लगती? और रीजन? लगती। तो देखिए, बच्चों को भी पता है कि जर्सी और एचएफ अच्छी नहीं होती। गिर और थार पारकर हमारी स्वदेशी नस्लें हैं, भारतीय नस्लें हैं, तो वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी है ये बच्चे भी जानते हैं। तुम कुछ कहोगी श्वेता? श्वेता कुछ नहीं कहेगी, श्वेता कम बोलती है, वो पर्दे के पीछे रहती है। और मेरी ताकत जो है वो श्वेता ही है। आज मार्ट इंडिया फार्म्स में ये लोग भी आए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरे परिवार से मिलके आपको भी खुशी हुई होगी। तो जय गौ माता, जय गोपाल। मार्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मैं आपको एक खुशखबरी और दे दूं, लोगों का इतना अच्छा रुझान मिला है पहले एपिसोड के बाद, वो बहुत खुश हैं कि वो रोहित बिष्ट मार्ट इंडिया फार्म्स की शुरुआत कर रहा है। और बहुत से लोगों के मुझे इसलिए फ़ोन आ रहे हैं कि वो अभी से अपने प्रोडक्ट बुक करा लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं उनका एक फैमिली फार्मर के रूप में काम करूं। दूध, घी और कई तरह की वो उम्मीदें लगाए मेरे से बैठे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा मैं उनकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरूं और मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गोपाल।